हेलो। हेलो, नमस्कार। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैथ विद इस्माइल सर पर आज मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद इस्माइल सर पर आप लोगों के लिए सन 2025 का सेट नंबर 2 है। 2025 का सेट नंबर 2 324 आई बाई का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 यानी कि 1 से 4 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। अब पार्ट 2 लेके आया हूँ। चलो देखिए, तो ये पांचवें में 5 क्वेश्चन होते हैं और पांचों 5-5 के नंबर के होते हैं। सॉरी, हाँ, 5 क्वेश्चन होते हैं, पांचों 5-5 नंबर के होते हैं और सभी करने होते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर चॉइस नहीं मिलती है, इसलिए हमें इस पार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और ये पार्ट अगर दोनों 5 और 6 अगर कंप्लीट सही हो गए तो समझो पेपर सही हो ही जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कहा रिलेशन फंक्शन से है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी ही क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रखूंगा। क्या इसके सॉल्यूशन में देखो दिया क्या है, एक समुच्चय दिया हमको। मैं इसका कलर बदल लूं। एक समुच्चय हमको दिया है इन्होंने, ए बराबर क्या दिया है 1 2 3 4 5 और 6, और एक रिलेशन हमको आर दिया है जो कि x कमा बाई सच दैट बाई भाज्य क्या बताया भाज्य है x से, ये दे दिया है। तो कह रहे हैं इस समुच्चय ए पर ए संबंध आर परिभाषित है जो कि इस प्रकार परिभाषित है। तो कह रहे क्या ये तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तुल्यता संबंध हमको दिखाना है। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हमको 3 बातें स्वतुल्य दिखाना होगा। इसके लिए हमें पहले इसको स्वतुल्य दिखाना होगा, फिर हमको सममित दिखाना होगा और फिर हमको संक्रमक दिखाना होगा। बात ये उठती है स्वतुल्य क्या है। जब आपको मैंने पूरा प्रोसीजर लिया तो क्लियर। स्वतुल्य में क्या होता है, अगर ये संबंध आर समुच्चय ए पर परिभाषित है तो समुच्चय ए का हर एक अवयव आर के द्वारा स्वयं से संबंधित होना चाहिए। इसका मतलब मैं बात करूं कि इसके अंदर समुच्चय के अंदर बन अवयव है तो इसके अंदर बन बन से संबंधित होना चाहिए। इसका मतलब बन कामा बन इसके अंदर होना चाहिए क्रमित युग्म। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो ये हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस संबंध को लिख लेता हूं। किस तरह से लिखूं, देखो x कामा बाई वो क्रमित युग्म होंगे जिसमें बाई भाज्य है x से, यानी बाई क्या है x से भाज्य होना चाहिए। या यूं कह दें कि x जो है वो बाई का क्या होना चाहिए गुणनखंड होना। दो तरीके से बन सकता है, बाई भाज्य x से, या मैं यहां पर दूसरे तरीके से लिखूं x बाई का x गुणनखंड है बाई का, यानी x बाई के गुणनखंड में मिलेगा। तो बेटा अगर हम इसमें क्या ले लूं, x में मान लो 1 ले लूं, क्या ले लूं, मैं पहले 1 ही लूंगा, सारे वेब देख लेता हूं मैं 1। तो 1 के साथ में बाई क्या ले सकता हूं, मैं 1 ले सकता हूं क्योंकि 1 1 से भाज्य है। ओके, अब 1 के साथ मैं 2 भी ले सकता हूं, 1 के साथ 3 भी ले सकता हूं, 1 के साथ 4 भी ले सकता हूं और 1 के साथ 5 भी ले सकता हूं और 1 के साथ मैं 6 भी ले सकता। क्यों, शर्त क्या है, ये वाला इस वाले से भाज्य होना चाहिए। हम जानते हैं 1 से तो सभी नेचुरल नंबर भाग होते हैं, लेकिन हमें चूंकि 6 तक जाना तो 6 तक जाए, 6 भी 1 से भाज्य, 5 भी 1 से भाज्य, 4 भी, यानी हर नंबर 1 से भाज्य होता है। ठीक, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं ताकि मैं पूरा रिलेशन बना दूं। तो जैसे रिलेशन बनेगा तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं 2 को जब उठाऊंगा, एक के साथ जो ले सकते थे ले लिए, अब 2 को लेंगे तो 2 के साथ हम पहले तो 1 ले सकते हैं, 2 के साथ 1। अब बात आती बाई की जगह पर 1 आएगा, 1 2 से भाज्य है क्या, नहीं। कोई भी संख्या अपने
के बराबर या अपने से छोटी से ही भाज्य हो सकती, बड़ी से भाज्य हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब 1 2 से भाज्य नहीं है। इसका मतलब 2 के साथ 1 नहीं हो सकता, 2 के साथ 2 हो जाएगा। 2 के साथ 3 नहीं हो सकता, क्यों बेटा? क्योंकि 3 2 से भाज्य नहीं है, यानी कह दें तो 2 3 का गुणज गुणज नहीं है, तो 3 नहीं हो सकता। 3 नहीं हो सकता, 2 के साथ 3 नहीं, 4 हो सकता, क्योंकि 4 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। 2 के साथ 5 नहीं, 2 के साथ 6 हो जाएगा। अब 3 के साथ करूं तो 3 से छोटे तो छोड़ ही दो, यानी 1 और 2 तो छोड़ ही दो, 3 कामा 3 ले लो। अब हम अगर यहां से लिख दूं तो 3 कामा 4 नहीं हो सकता, 3 5 भी नहीं हो सकता, 3 6 होगा। अब अगर हम 4 ले लो, 4 से छोटे तो छोड़ ही दो, 3 तक तो 4 चले, 4 कामा 4, 4 5 भी नहीं होगा, 4 6 भी नहीं, 4 5 4 से भी नहीं कटता, 6 भी 4 से नहीं कटता। कुछ लोगों को भ्रम रहेगा कि 4 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 4 से नहीं बेटा, 6 4 से नहीं कटता। वो बात सही है, 2 3 6 2 दूनी 4, तो 3/2 आता है, तो ये कहाँ कटा, फ्रैक्शन बन गई ना, इसलिए नहीं हो सकता। तो 4 कामा 4 केवल स्वयं। अब 5 के साथ छोटा तो छोड़ ही दो, 5 कामा 5, 5 कामा 6 भी नहीं, 6 के साथ 6 कामा 6, बस ये हमारा रिलेशन, मैंने इसको खुल्लम खुल्ला करके लिख दिया। अब मुझे बारी बारी से चेक करना है। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि आर कैसा है, समतुल्य है। ये हेडिंग पड़ गई हमारी। समतुल्य चेक करने का मतलब हमें ये देखना है क्या समुच्चय ए का हर एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं बेटा, 1 है तो 1 कामा 1 इसके अंदर है, 2 है तो 2 कामा है इसके अंदर। अब 3 है तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो 1 1 है तो 1 कामा 1 भी है, 2 है तो 2 कामा भी है, 3 है तो 3 कामा भी है, 4 है तो 4 कामा भी है, 5 है 5 कामा 6 है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ क्लियरली, या मैं हाँ ऐसे थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूँ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं कलर बदल लेता हूँ इसको। मैं लिख सकता हूँ यहाँ से क्लियरली A comma A belongs to R for all A belongs to R, सॉरी A belongs to A। मैं कह सकता हूँ A का मैं कोई भी अवयव ले लूँ, A कामा A उसके अंदर है। जैसे 1 ले लो तो 1 कामा 1, 2 ले लो तो 2 कामा 2, 3 ले लो तो 3 कामा 3। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इसका हर एक अवयव स्वयं से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ अतः R कैसा है, R हमारा कैसा है बेटा, स्वतुल्य है। समतुल्य हो गया एक बात। दूसरी बात आती है सममित के लिए। सममित सिमेट्री चेक करूंगा, आर सममित है। देखो तो मैं इसमें क्या करूंगा बेटा, इसके अंदर कोई भी तो क्रमित युग्म लो। जैसे सममित की डेफिनेशन क्या है, अगर हम किसी रिलेशन के अंदर ए कामा बी है तो फिर उसके अंदर बी कामा ए भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सममित है। अगर मैं देखूं 1 कामा 2 तो हमारे इसके अंदर लिखा है, बट हमें कहीं भी 2 कामा 1 लिखा नजर नहीं आएगा। 1 कामा 3 तो लिखा है, कहीं भी 3 कामा 1 लिखा नहीं आएगा, नजर आएगा। तो इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं क्लियरली, हम कोई जनरल एलिमेंट लेके भी कह सकता हूं। मैं अगर चाहूं तो मैं इसी के लिए बता दूं क्लियरली 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, बट मैं देखता हूं 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ में आया? ऐसे ही अगर मैं चाहूं 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, 3 कामा 1 डज नॉट, 1 कामा 4 4 कामा 1 डज नॉट, 1 कामा 5 5 कामा 1 डज नॉट, 1 कामा 6 6 कामा 1 डज नॉट। क्लियर? हमें अपनी अब सभी के जैसे मान लो 1 कामा 2 है, 2 कामा 1 होता भी तो मैं 1 कामा 3 3 कामा 1 देखता। अगर एक भी ए बी है बी ए नहीं है तो सम्मित नहीं होता। तो मैं यहां से कह सकता हूं अतः आर हमारा सम्मित नहीं है। अब बेटा जब आर सम्मित नहीं है तो निश्चित रूप से सिद्ध हो गया ये तुल्यता संबंध तो नहीं है। तीसरी हेडिंग है आर संक्रमक है। क्या है, आर संक्रमक है। अब संक्रमकता की क्या बात है, अगर हम जो रिलेशन कहते हैं ना ए बी में है वही हम बी और सी में लेके चलते हैं। अगर वही रिलेशन हमारा ए और सी में अगर बन जाए
तो हमारा क्या हो जाता है, रिलेशन से ट्रांजिटिव हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी में कोई ऑर्डर पेयर ले लो। जैसे इसका मतलब ए और बी में रिलेशन, मतलब ए कामा बी इसके अंदर है, तो अगला हमें बी से ही ढूंढना है, बी कामा सी हो। अब अगर ये हो जाए तो अब ए और सी का होना जरूरी है। तो चलो भाई देखते हैं। जैसे मैं कहूं वन कामा वन, वन कामा टू, बिल्कुल वन कामा टू है। वन टू वन थ्री, वन टू वन थ्री, नहीं ना, वन टू वन थ्री ले नहीं सकते, वन टू और टू से ढूंढो। वन टू 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 तो वन टू है, वन टू और टू फोर तो वन फोर है, वन टू टू सिक्स वन सिक्स है। अब वन टू और कोई मिलेगा नहीं। अब वन फाइव फाइव वन वन फाइव है, वन फाइव और कुछ बनेगा नहीं। अब अगर हम जिसमें जो भी बस दो, टू फोर और फोर फोर तो है इसके अंदर। अब अगर हम बात कर लूं, अगर मैं यहां पर बात कर लूं कि लगभग सब तो मिल रहे हैं बेटा, हाँ? सब तो मिल रहे हैं बेटा। अब अगर हमको यहां से मैं ये देख लूं कि संक्रमकता चेक करने के लिए मैं देख रहा हूं यहां पर कोई भी एलिमेंट, अब चलो मैं इसको जनरल डेफिनेशन से कर देता हूं, जनरल डेफिनेशन से कर दूं मैं मान लेता हूं, माना माना एक्स बाई जेड कोई तीन स्वच्छ अवयव है किसके, ए के। मैंने जो जिस समुच्चय पर उसी के हैं, तो एक्स वाई जेड हमारा एक दो तीन चार पाँच छः में से ही कोई होगा। अब मैं क्या कर लेता हूं कि इस प्रकार है सच दैट, यानी कि सच दैट इस प्रकार है कि जो रिलेशन हमारा एक्स वाई में है, एक्स वाई में अगर रिलेशन है तो इसका मतलब बाईस बाई भाज्य है, भाज्य है एक्स से। इसका मतलब मैं इसको क्या ले सकता हूं, बाई भाज्य एक्स से, दैट इज मैं कह सकता हूं एक्स जो है, बाई जो है वो एक्स के मल्टीपल के रूप में आएगा, यानी बाई का जो मान होगा वो एक्स का मल्टीपल होगा। तो मैं मान लेता हूं इस तरीके से, बाई बराबर के एक्स, जहां के हमारा कोई पूर्णांक संख्या होगी, इंटीजर होगी, समीकरण एक दे दो। अब एंड जो रिलेशन एक्स वाई में वही वाई जेड में लेके चलेंगे। इसका मतलब जेड भाज्य है किससे, जेड भाज्य है बाई से। ओके, अब फिर वही जेड अगर बाई से भाज्य है, दैट मीन जेड का मान क्या होगा, बाई के मल्टीपल के रूप में होगा। चलो मैं यहाँ के1 कह देता हूँ, तो मैं यहाँ क्या कह देता हूँ के2 बाई, जहां हमारा के2 भी कहाँ होगा, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। भाई पूर्णांक नहीं होगी तो भाज्य नहीं होगा, समीकरण 2। अब हमारा टारगेट है ये, मेरा टारगेट है कि रिलेशन एक्स जेड में बन जाए, मतलब जेड एक्स से भाज्य हो जाए। और जेड एक्स में रिलेशन बनाने के लिए बाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से मैं जेड बराबर बेटा के टू, और मैं क्या करता हूं बाई का मान रख देता हूं के वन एक्स। तो मैं ये देखता हूं के वन के टू, ये बन गया हमारा एक्स। मैं ये देख सकता हूं यहां से कि के वन के टू, भाई के वन भी पूर्णांक है, के टू भी पूर्णांक है, तो दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल भी पूर्णांक होता है। तो जेड बराबर मैं क्या ले सकता हूँ के एक्स, और के हमारा क्या है के वन और के टू का प्रोडक्ट है, तो ये बिलोंग कर जाएगा इसमें। इसका मतलब हम कह सकता हूँ जेड क्या है, एक्स का मल्टीपल है, दैट इज जेड एक्स का क्या है, भाज्य है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ, इसका मतलब आता है यहाँ से क्या हो गया बेटा, जेड भाज्य है किससे, भाज्य है किससे, एक्स से। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ अतः एक्स क्या हो गया, जेड से रिलेट हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ अतः जो आर रिलेशन है वो कैसा है, संक्रमक है। अब हम कह सकता हूं आर सतुल्य है, संक्रमक है, बट हमारा सम्मित नहीं है। तो मैं कह सकता हूं अतः आर तुल्यता संबंध नहीं है। क्या नहीं है बेटा, अतः आर तुल्यता
संबंध नहीं है, क्योंकि तुल्यता संबंध के लिए हमारा तीनों होना जरूरी है, इसलिए हमारा तुल्यता संबंध नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिलेशन फंक्शन पर। ऐसा एक क्वेश्चन कंफर्म आता जरूर है, 100% आता है, ये समझ लीजिए। हाँ, तो चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ बेटा, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, जो कि एक गा क्वेश्चन है। ये मैं बहुत बार करवा चुका हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। मैं एक बार फिर करवा दे रहा हूँ इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ये अवकलन का क्वेश्चन है। चलिए देखिए बेटा, तो मैं यहां से समझिए जरा ध्यान से। अब इसका पांचवें का कौन सा गा, मैं अगर यहां से बात करूं बेटा, ये हमारा दिया गया है एक्स अंडर रूट वन प्लस बाई, फिर बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो हम रूट को हटाने का प्रयास करते, तो इसको उधर ले जाएंगे। अब मैं यहां से दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर हम वर्ग करते हैं तो एक्स अंडर रूट वन प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स का हो। बेटा एक्स स्क्वायर हो गया, रूट हट गया, वर्ग हट गया, यहाँ बाई स्क्वायर रूट हट गया, वर्ग हट गया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर बाई, बाई स्क्वायर फिर एक्स बाई स्क्वायर। इसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर एक साथ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई और माइनस एक्स बाई स्क्वायर बराबर। यहाँ बेटा एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, और यहाँ हम एक्स बाई कॉमन, तो एक्स माइनस बाई बराबर जीरो। मैं एक्स माइनस वाई पूरे से कॉमन, तो एक्स प्लस वाई फिर एक्स वाई बराबर जीरो, तो एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। बेटा एक्स बराबर वाई, ये वैल्यू जो है पॉसिबल नहीं है। यहाँ से मैं वाई कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, वन प्लस एक्स बराबर एक्स, तो वाई बराबर एक्स बटे, बेटा एक्स उधर जाएगा माइनस हो जाए, माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स। अब मैं इसका अवकलन कर देता हूँ, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर का वर्ग। अब क्या होगा, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन वन, तो मैं ऊपर माइनस वन प्लस एक्स माइनस एक्स बटे में वन प्लस एक्स का होल, ये कैंसिल हो गया, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन ही आता है। तो इस तरह से हमारा बेटा ये फाइव का गा हो गया, सॉरी फाइव का गा खा बीच में छूट गया। हाँ चलो चलो, फाइव का गा हो गया, अब खा कराने जा रहा हूं मैं, इसको इरेज कर दूं जी, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसके बाद में मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, जो बीच में पहले खा छूट गया था, गा हो गया। अब देखिए, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइव का खा। बेटा इस आव्यूह को मुझे कैसे लिखना है, हमें इस आव्यूह को थ्री थ्री माइनस वन माइनस टू फिर माइनस टू और फिर एक माइनस फोर माइनस फाइव और फिर टू, ये आव्यूह दिया है। इसको बेटा हमें दो आव्यूह के योग के रूप में लिखना है, एक सममित आव्यूह हो जाए और एक हमारा विषम सममित। अच्छा सममित आव्यूह क्या होता है, वो आव्यूह जिसका डैश खुद के बराबर हो, सममित कहलाता है, और वो आव्यूह जिसका डैश खुद के निगेटिव के बराबर हो, विषम सममित कहलाता है। तो ये हमारे सममित और विषम सममित का कॉन्सेप्ट हो गया। तो बात आती है, वैसे तो तुम लोगों को याद करने के लिए याद कर लो, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस क्लियर, मुझे ये आव्यूह दिया है, इस आव्यूह को दो आव्यूह के योग के रूप में लिखना, तो मैं इसको क्या करूंगा, दो योग के रूप में, भाई एक संख्या को दो संख्याओं के योग के रूप में लिखना, तो उसी को तोड़ देंगे, आधा आधा कर देंगे। और ये बेटा क्वेश्चन है, यही आपको बेटा अगली साल जब बीएससी आप लोग करेंगे या कुछ आगे करेंगे, तो वहां पर एक मैट्रिक्स नाम की पूरी किताब चलती है, वहां पर ये प्रमेय मिलेगी। प्रमेय ये होगी कि एक्सप्रेस, मतलब कि ऐसे होगा, एक्सप्रेस each square matrix into the sum of
इस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब हम प्रत्येक वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। ये बहुत फेमस रिजल्ट है बेटा। इस रिजल्ट पर क्वेश्चन कंपटीशन में भी बनते रहते हैं। ओके बेटा, बहुत फेमस रिजल्ट है बेटा। ठीक, रिजल्ट्स ये सब आपको आगे जब आगे मैट्रिक्स बुक पढ़ेंगे वहां पर सारे मिलेंगे। अभी आप सीधे काम करो और वहां पर रिजल्ट जो प्रूफ बताया जाता है वो इसी पैटर्न पर बताया, मैं उसी पैटर्न से आपको बता रहा हूँ। तो दो आव्यूह के योग के रूप में तो लिख किया। अब बात आती है सममित या विषम सममित चेक करने के लिए मुझे डैश लाना होगा। तो फिर डैश कैसे बनाए? तो a/2, अब हमने क्या कर लेते, a'/2 जोड़ दिया और a'/2 मैंने घटा दिया। तो मैं अगर यहाँ 1/2 कॉमन ले लूँ तो a प्लस a डैश हो गया, यहाँ 1/2 ले लो तो a माइनस a डैश हो गया। ये हमारा p हो गया, वो हमारा q हो गया। तो ये हमारा बना। यहाँ बेटा आपको वहां प्रूव करके दिखाया जाएगा बीएससी में, ये सममित होता है, ये विषम सममित होता है। वेयर, यानी जहां p हमारा क्या है, a प्लस a डैश। अभी ये कैसा आव्यूह है, ये सममित आव्यूह है। अगर आप चाहो तो प्रूव कर सकते हैं, बड़ी दो लाइन में हो सकता है। ये सममित आव्यूह, सममित आव्यूह है। अगर आप जानना चाहो तो कैसे है मैं इसको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सममित के लिए मुझे p का डैश करना होगा, तो डैश कर दो। मैं समझा देता हूँ, इरेज कर दूंगा, आपके काम का फिलहाल नहीं है। तो होल्ड डैश कर दिया। आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर हम के ए का होल्ड डैश तो के ए डैश हो जाता है। ये आपके 12th में प्रॉपर्टी है, भले आपने पढ़ी ना हो। के ए का होल्ड डैश के ए डैश हो जाता, तो ए 1/2 के का काम करेगा, तो ये तो 1/2 बाहर है, ए डैश का होल्ड डैश। एक प्रॉपर्टी आपके में है, इस पर तो खूब मैट्रिक्स में क्वेश्चन भी आपने लगाए हैं, लेकिन दरअसल ये क्वेश्चन जरूर आपने सत्यापित किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है, ये प्रमेय है आपकी, ये रिजल्ट है। यानी दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के योग के बराबर हमेशा होता है। हर मैट्रिक्स में ये होल्ड करेगा बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारा है डैश दोनों पर अलग अलग हो जाएगा, लेकिन इस पर एक डैश है तो दो डैश हो जाएंगे। एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि डैश का डैश कर दो फिर वही आ जाता है। तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस, अब ए, अब आप देखो बेटा, ए हाफ ए प्लस ए डैश, यही तो पी था, बस सिद्ध हो गया कि पी डैश बराबर क्या आ गया, पी। इसका मतलब पी हमारा क्या हो गया, सम्मित हो गया। क्लियर? यही प्रूफ, यही प्रमेय का प्रूफ है। यही आप आगे जब पढ़ेंगे, बीएससी करें या कुछ भी करें, वहां मैट्रिक्स किताब चलती है अलग से, वहां पर आपको प्रमेय मिलेगी, वो ऐसे ही प्रूफ करनी है। अब क्यू के लिए अलग प्रूफ कर देना है। क्यू के लिए क्या करना है, क्यू हमारा क्या है, क्यू हमारा दिया है ये वाला, तो उसके लिए अलग प्रूफ कर देना है। तो वहां क्यू डैश करोगे तो माइनस क्यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस है, तो उसमें डैश वाला इधर, यहाँ में निगेटिव बना, तो माइनस कॉमन लेंगे तब वही चीज बनेगी। इसलिए हमारा ये इसके सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी विषम सममित हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब मैंने इतना आपको डिटेल बता दी कि कैसे सममित है। मैं सीधे क्वेश्चन, फिलहाल आप इंटर के लिए ये याद करके काम चला लो, आगे आप खुद ही सीख जाओगे, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सममित है। अब बात आती है बेटा, हमें चाहिए सममित, तो मुझे ए डैश लिखना होगा। कैसे? ये जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना देते हैं, यही है ना, पंक्ति को हम स्तंभ बना देते हैं। पंक्ति को हम क्या बना देंगे, स्तंभ बना दिया। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, हाफ, अब देखो बेटा, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 फिर 2, ये हो गया। फिर बेटा 3 -2 -4, फिर 3 -2 -5 -1 फिर 1 और फिर 2। अब मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो 1/2 बेटा, 3 और 3 तो 6 हो जाएगा, 3 में से तो जाएगा 1, 1 -4 -5 -2 3 प्लस का 1 -2 -2 माइनस का 4 1 और 5 माइनस का 4 -4 -5 -5 1 -4 2 और 2 4, ये हमारा बन गया।
अगर आप चाहो तो इसमें क्या कर लो बेटा, 2 से भाग कर दो। 2 से भाग कर देंगे तो 3, यहाँ 1/2, यहाँ माइनस का 5/2, यहाँ बेटा 1/2, यहाँ -2, यहाँ पर हमारा -2, यहाँ बेटा -5/2, और ये -2, ये प्लस का 2। ये हमारा क्या हो गया, सममित आव्यूह बन गया। अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार अगर हम Q को निकालते हैं, Q बराबर A माइनस ए डैश, ये हमारा कैसा है, ये विषम सममित होता है, विषम सममित आव्यूह। अब हमें यहाँ पर 1/2 विषम सममित की आपको 12th में प्रमेय बताई गई होगी। विषम सममित में क्या होता है बेटा, विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव सारे क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो अब देखो ए हमें दिया है 3 3 -1, -2, फिर -2, फिर 1, -4 -5, और फिर 2, फिर माइनस, अब क्या आएगा 3, फिर -2 -4, फिर 3, फिर -2 -5, फिर -1 1 और 2। अब इसको हमें घटा देना। जब हम इसको घटा देंगे बेटा तो हमें मिलेगा 1/2। अब देखो 3 में से 3 जाएगा 0, 3 -2 करेंगे तो +5 हो जाएगा, -1 +4 तो प्लस का 3, -2 -3 -5, -2 +2 हो जाएगा 0, 1 और +5 तो प्लस का 4, सॉरी 1 है प्लस का तो 5 6 हो जाएगा। अब -4 + 1 -3, -5 -1 -6, और 2 -2 क्या हो गया 0। अब मैं अगर यहाँ से देखूँ 2 से भाग कर दो तो 0, 5/2, 3/2, -5/2, फिर 0, फिर 3, ये माइनस का 3/2, ये -3, और ये 0। इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, विषम सममित आव्यूह। अब इसको हम क्या कर लो भैया, इन दोनों मैट्रिसेस को हमें समीकरण 1 से A बराबर P क्या है, P हमारा निकला है 3 1/2, 1/2 -5/2, फिर बेटा 1/2 -2 और -2, और भैया क्या आया -5/2, फिर बेटा -2 -2, और प्लस बेटा Q लिख दो। Q क्या है 0 5/2 3/2, फिर है बेटा -5/2 0, और फिर 3, फिर है बेटा -3/2 और -3 और 0। ये हमारा हो गया सममित, ये हमारा हो गया विषम सममित। अब बेटा ध्यान दी, इनको जोड़ो तो यही मैट्रिक्स ए है ना, यही मैट्रिक्स रिटर्न आएगा। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दो तो यही मैट्रिक्स रिटर्न आ जाएगा। ये आंसर चेक करने का तरीका है बेटा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। यू अंडरस्टैंड? तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज 5 का खा गा तीनों बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बड़े बहुत। अब इस टाइप के सारे क्वेश्चन अगर कोई हो तो हो जाए। अब मैं अगली तरफ बढ़ता हूँ। 5 का गा हो गया, अब हम आते हैं घा की तरफ। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का है 5। मैं यहाँ पर वही लिख देता हूँ। ये सेट नंबर 2 है, 2025 का है, और 324 आई एक्स हो गया, ये बाई चल रहा है, इसका पार्ट 2 है। अब बात आती बेटा ये जो घा है, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी कंफर्म है इस सेक्शन में कि दो रेखाएं दी, उनके बीच का कोण। देखो बेटा हमको रेखा दी है, क्या दी है 3i के प्लस जे के -2k के एक ब्रैकेट में, लेमडा आई के माइनस जे के -2k। मैं पेन का कलर बदल लूँ। अब मैं इसकी तुलना कर दूँ बेटा, वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 से तुलना करेंगे तो हमें वेक्टर a1 बराबर, तो हमें कोण पूछा है तो हमें वेक्टर a1 से मतलब ही नहीं, हमें b1 से मतलब है। लेकिन लिखना चाहूँ तो a1 इतना है, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, मुझे कोण पूछा है तो मैं क्यों लिखूँ। तो मैं सीधे वेक्टर b1 बराबर, वेक्टर b1 बराबर हमारा आएगा आई कैप माइनस जे कैप -2k। अब उसके बाद वेक्टर आर बराबर क्या आएगा हमारा 2i कैप माइनस जे कैप,
और -56 के। उसके बाद में प्लस म्यू 3i कैप -5j कैप और -4k वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2। कंपेयर कर दो बेटा। तो हमें फिर से B2 बराबर हमें मतलब है B2 में लिख लेता हूँ, इतना है -5j कैप -4k। अब बेटा मान लेता हूँ, माना दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या मालूम, थीटा है। क्या है, थीटा है। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या कर लूँ, अतः हम जानते हैं cos थीटा बराबर वेक्टर B1 डॉट B2 बटे में मॉड ऑफ वेक्टर B1 और मॉड ऑफ वेक्टर B2। मॉड लगा लो, न्यून कोण आएगा, और मॉड नहीं लगाओगे तो अधिक कोण आएगा। तो मैं यहां से कर लूं मॉड B1 B2। बेटा B1 हमारा क्या है, i कैप -j कैप -2k और डॉट यहाँ है 3i कैप -5j कैप और -4k। इस तरह से ये हमारा बन गया। अब बटे में पहले वाले वेक्टर का मॉड, तो आई कैप की गुणांक का स्क्वायर, आई का गुणांक 1 उसका वर्ग 1, जे का गुणांक -1 वर्ग उसका भी 1, के का गुणांक -2 वर्ग प्लस का 4। यहाँ बेटा 9 25 और 16 समझ में आया। मैं अगर यहाँ बात करूं तो बेटा डॉट प्रोडक्ट में आई आई जे जे के की गुणा कर लो, तो आई के 1 3 और प्लस का 5 और प्लस का 8। बेटा 4 2 6 √6। यहाँ बेटा 16 9 25 और 25 50। अब मैं अगर यहाँ बात करूँ 8 और 3 11 और 5 16। यहाँ मैं √6, 50 को मैं ले सकता हूँ 25 दूना 50 यानी 5√2 लिख सकता हूँ। और मैं अगर चाहूँ तो 16 बटे √6 को भी मैं ले सकता हूँ 2√3 और ये 5√2 है। बेटा √2 रूट आउट हो जाएगा तो ये काट दो 2 और 16। तो मैं यहाँ से अगर देखूँ तो cos थीटा बराबर 8 बटे में 5√3। तो यहाँ से थीटा बराबर cos इनवर्स 8 बटे में 5√3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोनों के बीच का। इस तरीके से ये क्वेश्चन लगना है बेटा। अब उसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा चलिए भाई, अगला क्वेश्चन हमारा जो है न्यूनतम डिस्टेंस पर है, शॉर्टेज डिस्टेंस पर क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर में कंफर्म है इससे भी, शॉर्टेज डिस्टेंस पर, चाहे 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में कोई पार्ट बन के आ जाए चाहे 6 में आ जाए, कुल मिला के ये क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दिया। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 5 का यहाँ है उसको देखते हैं। बेटा दो रेखाएं दी हैं, इनकी न्यूनतम दूरी पूछी है। रेखाएं हमको दी हैं इन्होंने कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स वाई वाली फॉर्म में। देखो एक्स वाई वाली फॉर्म में इक्वेशंस की, एक्स वाई वाली फॉर्म में इक्वेशंस की जो शॉर्टेज डिस्टेंस है निकालने का थोड़ा सा फॉर्मूला टिपिकल है इससे, और थोड़ा लेंथी हो जाता है। कॉन्सेप्ट इसके बहुत हैं बेटा। आप जब बीएससी में आएंगे वहां पर एक किताब चलती है ज्योमेट्री, वहां पर शॉर्टेज डिस्टेंस फिर पढ़ेंगे, दोबारा टॉपिक पढ़ेंगे। वहां पर बहुत कॉन्सेप्ट है। एक तो आप पढ़ोगे वेक्टर फॉर्म वाला मेथड इंटर में, वेक्टर में कार्टेशियन वाला भी है काम चलाओ, लेकिन वो प्रॉपर मेथड बढ़िया नहीं मेथड है। वेक्टर मेथड पढ़ोगे, फिर आओगे वहां पर जब बीएससी में आओगे वहां पर एक आपने डीसीज पढ़े, दिक् अनुपात, दिक् को ज्याय, इस कॉन्सेप्ट से आप शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे, है बस उल्टा। लेकिन अगर देखा जाए सबसे शॉर्ट जो है वो वेक्टर फॉर्म ही पड़ती है। डीसीज वाला कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में करना हो या कहीं तो वेक्टर फॉर्म में ज्यादा बेहतर है। ओके, फिर फिलहाल हमें शॉर्टेज डिस्टेंस जो है उसका फार्मूला क्या है। बेटा शॉर्टेज डिस्टेंस के दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला हमारा ये है A2 - A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस B2 और बटे में मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस B2। ओके,
एक फार्मूला हमारा ये है, A2 माइनस A1 डॉट क्रॉस वेक्टर बी और बटे में मॉड ऑफ वेक्टर बी। अच्छा, ये कब है? ये जब दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो, यानी जब दोनों स्ट्रेट लाइन के बेटा जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले ये क्या है, अगर समान है या समान अनुपात में है, जैसे यहाँ 2 3 6 लिखा हो और यहाँ 2 3 6 का मल्टीपल लिखा हो, तो हम क्या कहेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अदरवाइज ये वाला, यहां पर देखें तो नीचे वाली चीजें समान नहीं है, तो इसका मतलब फार्मूला कौन सा, ऊपर वाला। ये नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइन का केस है। ओके बेटा, तो इस तरीके से जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मैं कहां पर कौन सा फार्मूला यूज करना, कैसे प्रोसीड करें क्वेश्चन, तब तक आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, फिर अभी बाद में लिखूंगा। तो सबसे पहली बात तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन दी है, मैं इनको वेक्टर फॉर्म में बदलूंगा। वैसे तो मैं तो ऐसे ही बदल दूं, लेकिन चूंकि तुम लोग अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हुए, इतने स्मार्ट नहीं हुए, तो मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म को, एक और मेथड क्लियर हो जाएगा। 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन ऐसा आता है कि कार्टेशियन इक्वेशन दे दी, उसको वेक्टर इक्वेशन में लिखिए, वेक्टर इक्वेशन दे दी, कार्टेशियन इक्वेशन में लिखिए। तो एक ये भी आपका टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले ये पता करना चाहता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन पास कहां से हो रही है। पास होने के लिए हमें x माइनस, ये जो बिंदु होते हैं यहाँ, ये बिंदु होते हैं जहां से पास होती है, तो x माइनस x1 बटे में मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ मैं, हाँ, वैसे डी सीज या डी आर्स को मैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखता, तो मैं इसको यहाँ A1 लिखूंगा, और यहाँ बाई माइनस बाई 1 ये B1 लिखूंगा, यहाँ Z माइनस Z1 मैं यहाँ C1 लिखूंगा। तो मैं बिंदु देखूं तो यहाँ क्या मिलेगा, x1 बराबर हमारा -1, y1 बराबर भी -1 और z1 बराबर भी -1। और हमारा क्या मिलेगा हमें, a1 बराबर हमें मिलेगा 7, b1 बराबर मिलेगा -6 और c1 बराबर मिलेगा। तो मैं अगर यहां से वेक्टर एक, वेक्टर a1 क्या होता, वो बिंदु जिससे रेखा पास होती है, तो कौन सा बिंदु, यही है ना बिंदु, -1 तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, -1 माइनस, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो -i कैप -j कैप माइनस, लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा, -k कैप। अब जिसके जिसके पैरेलल होता है वो क्या है हमारा, वेक्टर b1 बराबर, तो ये हमारा क्या है, a1, ये वाले ये इनके पैरेलल है, नीचे वाले ये डी आर्स होते हैं, तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूंगा सीधे सीधे, 7 - 6 ये डी आर्स हो गए, तो वेक्टर फॉर्म में 7i कैप -6j कैप और प्लस बेटा k कैप, ये वेक्टर a1 और b1 पता लग गया। इसी प्रकार अगर मैं समीकरण 2, जो दूसरी रेखा है, x-3 बटे में 1 y-5 बटे में -2 z-7 बटे में 1, अब x2 बराबर 3 y2 बराबर 5 z2 बराबर 7, यहां भी हमारा, चलो अब मैं यहाँ पर A2 B2 कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है, A2 बराबर हमारा 1, B2 बराबर -2, C2 बराबर 1, तो मैं वेक्टर A2 बराबर 3i कैप +5j कैप +7k कैप और वेक्टर B2 बराबर i कैप -2j कैप +k कैप, ये बन गया हमारा। अब मुझे क्या करना, शॉर्टेज के लिए मुझे A2 माइनस A1 चाहिए, तो घटा दो भैया, A2 ये लिखा, A1 है, 3i में से एक i माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगी बेटा, 5 6j कैप हो जाएगा, 7 8k कैप हो जाएगा, ये तो आ गया। अब हमें वेक्टर B1 क्रॉस B2 निकालना है, वो डिटरमिनेंट से निकलेगा, i कैप j कैप और k कैप। वेक्टर B1 में ij क्या है, 7 - 6 और बेटा प्लस का ये। B2 में क्या है हमारा, B2 में हमारा 1 -2 और फिर 1। अब मैं यहाँ से R1 से विस्तार कर दूँ,
कहीं से भी विस्तार करो एक ही आता है आंसर, R1 से विस्तार। बेटा इसके चिन्ह प्लस होता है तो प्लस, और अवयव क्या आई। अब हम क्या करें, इससे जाने रो और कॉलम को छुपा लेंगे। तो इसकी उधर माइनस का 6 माइनस करेंगे, -2 +2 हो जाएगा। फिर प्लस के बाद होता माइनस, और अवयव क्या है, जे है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको मैं इरेज कर दूं। अब मैं, पंक्ति तो वही छुपी रहेगी, स्तंभ दूसरा हमारा छुप गया। कौन सा, दूसरा। तो अब इसकी क्रॉस करेंगे, 7 × 7 -1, और फिर प्लस होता है। अब मैं, पंक्ति तो वही छुपी रहेगी, लेकिन तीसरा स्तंभ छुप जाएगा। तो 7 दूनी 14 माइनस का, अब -6 + 6 हो जाएगा। तो मैं अगर यहां से बात करूं तो माइनस का 4i कैप, 7 में से जाएगा तो माइनस का 6j कैप, और 16 में से 6 जाएगा तो माइनस का कितना, 14 में से 6 जाएगा बेटा, 8 से 14 8 बचेगा माइनस का k। ये हमारा वेक्टर b1 क्रॉस b2 आ गया। अब चूंकि हमें इसके मोड की भी जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना निकाल ही लूं मोड, और क्या। तो क्या है मोड इसका, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 16, 36 और 64। बेटा कितना बन जाएगा ये, 8 से 64 होगा बेटा। तो अगर देखा जाए 64 और 36 100 हो गया, और 16 116 हुआ। 116 को अगर हम चाहें बेटा तो वर्गमूल निकाल सकते हैं इसका। कितना होगा वर्गमूल, 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 दूनी 4, दूने 18। इसको हम लिख सकता हूँ 2√29, ये लिख सकता हूँ। इसका मतलब अब मैं यहाँ से शॉर्टेज डिस्टेंस, लघुत्तम दूरी, वही फार्मूला अभी जो बताया था, a2 - a1 और डॉट वेक्टर b1 क्रॉस b2, और बटे में बेटा मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2। अब a2 - a1, a2 - a1 हमारा ये है, b2 - b1 क्रॉस b2, ये डॉट प्रोडक्ट, चार चक्कू 16 माइनस का 16 है भाई, आई कैप 4 है यहाँ, -4 4 -16 6, और ये -36, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ बेटा। 8 8 से 64 माइनस का 64 हो गया। और मैं यहाँ देखूं बेटा नीचे तो 2/29 हो, ऊपर भी 116 ही आएगा, और नीचे 2/29 है, तो कट जाएगा। 2 पंचे 10, 2 8 16, यानी 58 बटे में √29। मैं अगर इसको चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूँ, 2/29, और डबल रूट में कर दूं तो 1 कट जाएगा, यानी तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी आ गई, 2/29। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 5 नंबर में क्वेश्चन कंफर्म है। समझ में आया बेटा, 100% इस तैयार ही कर लो, और कंफर्म आना है। चलिए इस तरह से बेटा 5वें के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा 5 खंड होते हैं, 5 5 यानी 25 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। तो ये 25 नंबर का ये पार्ट आपका कतई ओके हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ अब तो मैच लगता है इंडिया जीत नहीं पाएगी, क्योंकि हाँ मैच भी चल रहा है, देख रहा हूँ बेटा, मैच ही देख रहा है तभी तो। अब देखिए बेटा नेक्स्ट, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में अगर मैं आऊँ बेटा तो देखूं, तो 6 का जो क्वेश्चन नंबर देखो, ये हमारा सन 2000 सेट नंबर 2, ये कौन सा सेट है हमारा, सेट नंबर 2 है, सेट 2 है, और 2025 का है, 324 I1 का पार्ट 2 चल रहा, पार्ट 1 अपलोड कर चुका बेटा। इसका जो 6 का जो पहला क्वेश्चन है, ये बेटा हमारा सिलेबस में नहीं है। ये पहले स्पर्श रेखा और अभिलंब पहले हमारा सिलेबस में हुआ करता था, अब नहीं है। मैं चाहूँ तो बता भी दूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है बेटा इसका, इसलिए मैं इसको अब बताऊंगा नहीं फिर। ठीक है, मैं चाहूँ तो बता दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन क्यों आप इसमें समय जाया करेंगे बेटा। तो आप इसको, ये हमारा सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस है।
पहले सिलेबस में होता था, अब इस सिलेबस में हटा दिया गया। तो इसका क्वेश्चन स्टार्ट होगा कहाँ से बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 के खा से। बड़ा क्वेश्चन, अच्छा ये भी क्वेश्चन है। और ये हमारा क्या नाम, एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग से है। बेटा इसमें जो समीकरण दिया है, परवलय का समीकरण दिया है। परवलय बेटा टॉपिक 11th में, क्लास 11th में है। और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां होती है। इसमें शीर्ष होता है, नाभि होता है, नाभिलंब होता है, बहुत सारी चीजें वो प्लेबल कह रहे हैं। परवलय और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र खा में क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। तो बेटा इस ऐसे चित्रों में, ऐसे क्वेश्चंस में हमें चित्र बनाना आना चाहिए। अगर हम चित्र नहीं बना पाते तो बेटा ये फर्स्ट टाइप का पैराबोला है जिसका चित्र कुछ ऐसे बनता है। ये कैसे चित्र बनता है, इसकी ट्रेसिंग भी है बेटा। ट्रेसिंग आप जब अगले साल बीएससी करेंगे, बीएससी में बाकायदा कर्व ट्रेसिंग के सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे रूल्स हैं। कर्व ट्रेस बीएससी करें या कोई आईआईटी करें, वहाँ हर जगह आपको कर्व ट्रेसिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। ये आगे डिफरेंशियल किताब एक चलती है पूरी, आप जो अवकलन पढ़ते हैं इस पर एक पूरी बुक चलती है बीएससी में, उसमें ये पूरा कर्व ट्रेस करने का पूरा कॉन्सेप्ट है। वहां पर बताया जाता है कि कब कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, यानी एक्स के ऊपर जितनी उतनी नीचे, कब वाई के इधर इतनी उतनी इधर, वहां पर पूरा रोल किया। अभी फिलहाल के लिए ये 4 पैराबोला है, इनके चित्र याद कर लो। 4 पैराबोला, एलिप्स है, सर्किल है, बस और कुछ है नहीं। बाकी जब आप अगले साल बीएससी अगर करेंगे, पढ़कर करेंगे, तो आपको जरूर सीखने को ये सब चीजें मिलेंगी। तो इसमें कुछ चीजें होती हैं बेटा, ये शीर्ष बोला जाता है जो 0 0 होता है, ठीक। नाभिलंब क्या होता है? नाभि से होकर जाने वाली और अक्ष पर लंब रेखा को क्या कहते हैं? नाभिलंब। अब इसके नाभिलंब के निर्देशांक होते हैं a, 0। ये बेटा जिसने 11th में पढ़ा है, जिसने क्लास 11th को अच्छे से पढ़ा है, वहां पर आपको बताया गया इस परवलय की नाभि कितनी है? नियता होती है इधर, नियता, उसका समीकरण x बराबर माइनस होता है। तो कह रहे परवलय, परवलय और नाभिलंब से जो क्षेत्र घिरा है, ये क्षेत्र जो हमारा है, ये मैं छायांकित भाग बना देता हूं। ये जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल पूछा है। अब बात उठती है, अगर ये सही आकृति होती तो हम, आयत होता, वर्ग होता, तो क्षेत्रफल के फॉर्म नहीं मालूम। अब ये टेढ़ा बेढ़ा होने के लिए समाकलन का यूज करना पड़ेगा। तो बेटा हमें क्या करना है, इसको ए एस हो गया, चलो मैं इसको पी कह दूं, इसको क्यू कह दूं, इस पूरे का क्षेत्रफल। अब मैं यहाँ पर थोड़ा कलर पेन का बदल लेता हूँ। मैं ये स्ट्रिप बनती है, ये मैं क्या करूंगा बेटा, ये ऊपर वाले पोर्शन का क्षेत्रफल निकालता हूं, और नीचे वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, डबल कर दूंगा, ट्वाइस कर दूंगा। अब बात ये उठती है कि हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए, कर्व और एक्स एक्सिस से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एरिया, पेन का कलर मैं बदल देता हूँ, ब्लैक ही का। एरिया ऑफ किसका? मैं एरिया ए एस पी, ए एस पी ए, क्लोज्ड रीजन है ना बेटा, तो ए एस पी ए, मैं इसका एरिया निकालूंगा। दरअसल होता क्या है, एरिया का फॉर्मूला आपको बताया था बाई डी एक्स। कभी आपने जानने की कोशिश की है बाई डी एक्स क्या? ये बाई डी एक्स जो है, ये बाई डी एक्स, ये बाई डी एक्स, ये जो छोटी सी स्ट्रिप बनती है, ये इसका क्षेत्रफल होता है, ये इसका क्षेत्रफल होता है। इस क्षेत्रफल को मैं जहां, यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट कर दूंगा तो इतने पूरे का आ जाएगा, बस बाई का मान कर्व से रख दूंगा। अगर मैं इसको यहां से लेकर यहां तक लिमिट लगा दूं, और तो फिर यहां से लेकर यहां ऊपर वाला आ जाएगा, डबल कर देंगे नीचे आ जाए। अगर मैं इसको यहां से लेकर यहां तक लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दूं तो ऊपर वाला आ जाएगा, डबल कर देंगे नीचे आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन का कमाल है। तो अब बात आती है हमें इसका निकालने के लिए, लिमिट कहां से, एक्स की लिमिट कहां से, 0 से लेकर कहां तक, ए तक। तो मैं क्या करूंगा, अब 0 से ए, अब बाई का मान कर्व से रखेंगे, तो बाई का वर्गमूल कर लो तो क्या आएगा, अंडर रूट कितना, 4, अंडर रूट कितना आएगा भैया, अंडर रूट 4ax dx। अब मैं यहां से 4 का तो 2 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और a पर भी रूट लगा दो, बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो 0 से। अब मैं x पर रूट है तो उसको मैं 1/2 पावर कर देता हूं। अब मैं यहां से देखो बेटा,
मैं क्या करूंगा, घात में एक जोड़ो उसी से भाग करो, तो 1/2 में एक प्लस कर दोगे तो 3/2 हो जाएगा। और उसी से क्या नियम होता है, इंटीग्रेशन फार्मूला पड़ा होगा, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स, घात में एक जोड़ो उसी से भाग कर दो। तो घात में जोड़ेंगे 1/2 में बन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3/2, उसी से भाग करेंगे तो वो पलट जाएगा 2/3, और लिमिट बेटा 0 से। अब हम देखते हैं 4/3 रूट है, नियम क्या होता, अपर माइनस लोअर, यानी जहां जहां एक्स से पहले अपर रख दो तो अपर एक्स जा पर है, और फिर लोअर रख दो, एक्स जा पर 0 रखेंगे तो 0 ही रहेगा। तो मैं देखूं तो 4/3 और ए रूट ए की पावर 3/, को मैं क्या ले सकता हूँ, ए रूट ए ले सकता हूँ। तो मैं देखूं तो यहाँ पर रूट 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 आउट, तो 4/3, ये रूट 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 आउट, और ये मिलके क्या होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या करूंगा, अतः अतः मैं क्या करूंगा, रिक्वायर्ड क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल जो हमसे पूछा है, तो उसके लिए हम 2 इंटू एरिया ऑफ ए एस टी ए, तो मैं 2 गुना कर दूंगा, तो 4/3 ए स्क्वायर, तो 8/3 ए स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से आना तय है, तो ये क्वेश्चन प्रबल संभावना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो था है, ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, और अवकल समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवकल समीकरण का एक क्वेश्चन, और खासकर लीनियर पर 5 नंबर में भी आता है, और एक क्वेश्चन 8 नंबर में भी आता है, तो बहुत 8×5 = 13, और एक डिग्री में आ जाता है 14। कुल मिला के ये मान के चलो 15-16 नंबर से कम नहीं आता अवकल समीकरण। तो 6 का जो गा है बहुत अच्छा है, जो अवकल समीकरण है बाई डी एक्स और -x+2y। अब इसको मैं चित्र को मिटा दूं, इसका काम खत्म हो गया बेटा, सॉरी। हाँ, तो अब मैं यहां से देखो बराबर 0, तो अब क्या करूंगा मैं, सॉरी यहाँ पर dx dy छूट गया। अब इसको इंटीग्रेट करना, देखो बाई डी एक्स बराबर, इसको उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा x+2y और dy। देखो अगर हम इसको dy अपॉन डी एक्स करते हैं, यानी dx को dy पर, तो ये बटे में जाएगा, यहाँ 2 टर्म नीचे हो जाएंगे, ऊपर एक तो बनेगा नहीं। आप इसको dx अपॉन dy में बनाएंगे, तो ये x+2y बटे में, भाई बटे में सिंगल टर्म आए तो बाई पार्ट कर सकेंगे हम। तो ये dx/dy बराबर x/बाई और +2y² ये कट गया। अब हम dx/dy माइनस क्या करेंगे इसको, 1/बाई इंटू एक्स बराबर क्या आएगा हमारा 2y, ये हमारा बन गया। ये हमारी लीनियर बनी है dx/dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू से, इसकी क्या कर लो, तुलना कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो P बराबर मुझे मिला है 1/-1 और Q बराबर 2π। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, तो वो कैसे होता है, e की पावर p dx, ये फॉर्मूला होता है। तो e की p क्या है, -1/dy। तो हमें मालूम इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, log x होता है। तो बेटा हम यहाँ से e की पावर क्या करेंगे, ये जो बाई माइनस है इसको ऊपर कर दो, e और log दोनों हट जाते हैं तो बाई पावर -1 आ गया। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, क्या आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हम क्या करेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ वन इज गिवन बाय, किसके द्वारा मिलेगा बेटा, फार्मूला होता है मैंने बताया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, x, तो x इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ और dy प्लस सी। तो x इंटू आई एफ क्या है, बाई की पावर -1 है, दैट इज 1/बाई। q क्या है 2/, ये 1/बाई, dy प्लस सी, ये बाई और बाई कट गया। x अपॉन बाई बराबर क्या है बेटा, 2 बाहर आ जाएगा, 1 dy प्लस सी। तो x अपॉन बाई बराबर 1 dy बाई प्लस सी, इस बाई को उधर भेज दो तो x बराबर 2y² प्लस सी। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया।
बहुत इजी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है, रिपीट कर सकता है और किसी न किसी सेट में जरूर आएगा। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर घ में। मैं इसको इरेज कर दूं तो देखो भाई किस तरीके से, और ये हमारा है उसका क्या नाम, जो घा है, ये हमारा जो क्वेश्चन है रैखिक प्रोग्रामन का है। रैखिक प्रोग्रामन, तो ये हमारा जो घा वाला टॉपिक है ये हमारा रैखिक प्रोग्रामन का है। अब इसमें व्यवरोध होते हैं, इसको इंग्लिश में हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, और ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस बोली जाती हैं, ये सब में होती हैं। ये हमारा उद्देश्य फलन बोला जाता है, जिसको यहाँ लिखा नहीं, ये उद्देश्य फलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उद्देश्य फलन का मुझे अधिकतम मान का आलेखी विधि से। बेटा ये देखो, इसको हल करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। ये जो आप पढ़ोगे आलेखी विधि, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल, कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड, एक ग्राफिकल मेथड होता है। इस पर बेटा आगे बीएससी में एक पूरी किताब चलती है जिसको ऑपरेशन रिसर्च, ओआर के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन रिसर्च नाम से। ये किताब बेटा बिजनेस स्टडी से रिलेटेड है, इसलिए ये किताब एमबीए में पढ़ाई जाती है। ये बेटा महज एक टेलर है, ये असली बिजनेस से रिलेटेड है। आप जब बीएससी भी करेंगे वहाँ भी आप देखेंगे कि किस लेवल की किताब, वहाँ प्रोग्राम आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, उस प्रॉब्लम्स को इस स्टाइल में बनाना पड़ेगा। सॉल्व करना बाद में, पहले बनाओ फिर सॉल्व करो। तो इसको हल करने के बहुत सारे मेथड। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, ये पहला ही मेथड, बीएससी में भी यही है। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड जो हमारा है सिंगुलर, क्या नाम, दूसरा मेथड हमारा होता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वाला, बेसिक फिजिबल वाले कॉन्सेप्ट से लगाते हैं। तीसरा हमारा होता है सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड। ये सब आगे आपको यहाँ बीएससी या एमबीए में पढ़ोगे मिलेंगे। फिर आगे डुअल सिंप्लेक्स होता है, फिर आगे जनरलाइज सिंप्लेक्स होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं। लेकिन बात आती है कि सारे मेथड से कोई, लेकिन ये मेथड, ये जो ग्राफिकल मेथड है ये केवल टू वेरिएबल पर होल्ड है, यानी जब एक्स और वाई हो तभी ये मेथड लगेगा, अदरवाइज ये मेथड नहीं। उसके अलावा फिर आपको या तो बेसिक फिजिबल वाला या सिंप्लेक्स या जनरलाइज्ड या रिवाइज सिंप्लेक्स, कोई भी मेथड लगाओ। कुल मिला के ये जो ग्राफिकल मेथड है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इसमें ग्राफ बनाना पड़ता है, और ग्राफ बेटा हम 2D में ही बना पाते हैं, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। जेड भी आ जाए तो चित्र नहीं बना पाते हैं अच्छे से, यही प्रॉब्लम है, बोर्ड पर बन नहीं पाता 3D की आकृति। यही कारण है ग्राफिकल जो मेथड है वो केवल आपका टू वेरिएबल पर ही होल्ड करता है, इसलिए बाकी मेथड का आगे आप स्टडी करेंगे। चलिए फिलहाल अभी टू मेथड पर है तो मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ क्या है ये मेथड, किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला आपका इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो जेड दिया है पहले तो उसको लिख लो 8x+5y। ओके, अब क्या है, सबसे पहले दिए गए कांस्टेंट, जो दिए गए हमारे जो कांस्टेंट्स हैं, व्यवरोध है, समीकरण के रूप में लिख लो। कैसे लिख लो, दिए गए, दिए गए व्यवरोधों को किस रूप में, समीकरण रूप में लिखने पर। चलो भाई लिखते हैं। तो क्या हमारा दिया है, पहला दिया है 5x+3y बराबर 15। हमें मालूम है लेस देन आर इक्वल टू है, इसका मतलब ये लाइन जहां भी खींचेगी उसके नीचे रीजन आएगा। फिर उसके बाद में क्या है बेटा 2x। अब हाँ, थोड़ा इसको ट्रेस करना पड़ता है, चित्र बनाना पड़ेगा ना हमको, ग्राफिकल में ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के कई तरीके हैं। आप लोगों की 12th की जो किताब है उसमें भी कॉन्सेप्ट दिया है, वहां कॉन्सेप्ट जो दिया है मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। वहां जो 12th में जो कॉन्सेप्ट दिया वो क्या करते हैं, वो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया।
ये हमारा मूल बिंदु हो गया 0 0। वो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट निकालना है तो y बराबर 0 रख देते हैं इसमें। तो y बराबर 0, 5x बराबर 15, 5 x बराबर 3 निकल आएगा। y पर निकालना है तो x 0 रख देते हैं, तो x 0 रख देंगे तो y बराबर 5 आएगा। ये भी ठीक है। थोड़ा सा इससे ज्यादा लेंथी हो जाता है। मैं अगर अंताखंड रूप में लिख दूं, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा रेखा का, बहुत सारे रूप रूप पढ़े होंगे। रेखा का समीकरण किसमें? प्रवणता और ढाल के रूप में, y बराबर mx प्लस सी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आपने रेखा का समीकरण पढ़ा होगा किसमें? अंताखंड रूप में, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर ए। अंताखंड रूप में पढ़ा होगा। आपने रेखा का समीकरण लंब रूप में भी पढ़ा होगा, जो x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर बी। ये सब आपके 11th में। तो अगर हम अंताखंड रूप में लिख दें तो जो x के नीचे होता है वो x पर अंताखंड होता है, y के जो नीचे होता है वो y पर अंताखंड होता है। इससे मुझे कम लिखना पड़ेगा। ठीक, बाकी फिर आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। तो मैं तो इसको रूप में आरएचएस में मुझे 15 चाहिए, तो 15 से मैं भाग कर दूंगा। तो 15 से मैं क्या कर दूंगा बेटा? भाग कर दूंगा। 15/15 ये कट गया, तिपच 15, ये 5 × 15, ये हमारा x/3 प्लस y/5 बराबर 1। ओके, अब इसको मैं ड्रॉ भी कर दूं तो x पर कितना अंताखंड 3 मिला, तो देखो बेटा 1 2 और ये 3, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3, 0। अब मैं अगर बात करूं बेटा y पर 5 है तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 0, 5 हो गए। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, ये बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया? ये रेखा नंबर 1 हो गई। ओके, रीजन हमें पहले से पता है, मैं रीजन अभी बाद में संतुष्ट कर लूंगा, मेरे पहले चित्र बना। उसके बाद में बेटा अब मैं दूसरी रेखा को ड्रॉ कर रहा हूं। दूसरा व्यवरोध क्या है हमारा? 2x प्लस 5y बराबर 10। इसको समीकरण दो, अंताखंड रूप में लिखेंगे 2x/10 प्लस 5y/10 बराबर 10/10। इकट गया, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, तो x/5 प्लस y/2 बराबर है। अब बेटा यहाँ x पर अंताखंड 5 हो गया, तो 3 तो ले ही चुके थे, 4 ले लो और ये 5 हो गया, तो ये 5, 0 हो गया। y पर 2 हो गया तो 1 और 2, ये हमारा बन गया, तो 0, 2। अब हम यहां से इन दोनों को मिला देते हैं, ये बन गया, ये रेखा नंबर 2 होगी। ओके, अब बात ये उठती है कि यहां पर तो कई रीजन बन गए। एक बेटा हमारा देखो ये रीजन बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बड़ा सा बन रहा। अब बात आती है इनमें कौन सा रीजन हमारा फिजिबल रीजन है। हमें कौन सी ऑप्टिमल वैल्यू पूछिए ना, ऑप्टिमल का मतलब होता है मैक्सिमम या मिनिमम। तो हमसे अधिकतम वैल्यू पूछी तो पहले तो मैं रीजन आइडेंटिफाई करना ना, कि कौन सा हमारा रीजन है, कौन सा हमारा रीजन इन इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। देखो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन का मतलब एक्स और वाई, एक्स और वाई हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होते हैं, यानी कि चित्र मुझे ना तो इधर लेना है, ना इधर लेना है, ना इधर लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट भले कॉन्स्ट रेखा भले ही जाए क्वाड्रेंट में, लेकिन मुझे चित्र कंसीडर नहीं करना, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव ही लेने हैं, जीरो तो चल सकता है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक काम कर लेता हूं। वैसे तो आगे आप पढ़ेंगे बीएससी में तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर इसको इसको ड्रॉ करके फिर लाइन को स्लाइड करते हैं खुद के पैरेलल, और फिर जहां पर मिलता है जो नियरेस्ट पॉइंट होता है वो मिनिमम वैल्यू देता है, फारदेस्ट पॉइंट जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। लेकिन चूंकि आपके 11th 12th में ऐसे ही है तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। मैं सबसे पहला पॉइंट पकड़ता हूँ, कौन सा? ये वाला पॉइंट। मुझे मालूम है दोनों में लेस देन आर इक्वल टू आ रहा, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट सभी को सेटिस्फाई कर देगा। भाई हम देख सकते हैं ना, दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। जरा ध्यान से देखिएगा कैसे, कि हम लिखते हैं एट 0, 0। तो जी, तो 0, 0 पर हम देखते हैं बेटा, 0, 0 दोनों सेटिस्फाई कराओ। देखो हम 5 × 0 प्लस 3 × 0 लेस देन आर इक्वल टू
15 इम्प्लाइज इधर जीरो रहेगा तो जीरो लेस देन और इक्वल टू 15। यस, ये क्या है बेटा हमारा, ये सत्य है। ओके, ठीक है, इसका मतलब ये हमारा कॉर्नर पॉइंट बनेगा। दूसरा, अगर हम दूसरे में देखें तो 2 × 0 प्लस 3 कितना, 5 हाँ 5 है, 5। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, 0 में है तो क्या फर्क पड़ने वाला, बराबर में यहाँ 10 है, तो इधर भी 0 लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये भी सत्य। कुल मिला के में मालूम है कि रीजन यहीं से बनेगा, इतने में ही बनेगा, ये बात नहीं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, यही पॉइंट चेक कर लेता हूँ या ये पॉइंट चेक कर लूँ। हाँ, यही वाला पॉइंट चेक कर लेता हूँ 0,5, तो देख लेता हूँ किस में नहीं आ रहा। तो भाई कोनी बिंदु, भाई अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर रीजन ये नहीं हो सकता, आई बात समझ रहा। और ये तो सेटिस्फाई करेगा करेगा, फिर हम ये चेक कर लेते हैं, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो रीजन यहाँ नहीं हो सकता, फिर तो बचा यहीं पर। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा, अब मैं 0,5 पर चेक कर लूँ। तो 0,5 से मैं क्या कर लेता हूँ भैया, देख लो पहली इक्वेशन को, तो 5 × 0 प्लस 3 × 5 लेस देन आर इक्वल टू 15 इम्प्लाइज 15 लेस देन आर इक्वल टू 15 चलेगा, क्योंकि 15 हो या तो 15 से छोटा हो, सत्य है। अब बात आती दूसरे में आएंगे तो 2 × 0 प्लस 5 × 5 लेस देन आर इक्वल टू 10 इम्प्लाइज 25 लेस देन आर इक्वल टू, क्या 25 10 या 10 से छोटा है, नहीं है, तो ये असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य हो गया। अब जब इस पॉइंट ने दूसरे कांस्टेंट को सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि रीजन हमारा जो है, सॉरी, ओहो मिट गया बेटा। चलो मैं दोबारा से खींच देता हूँ लाइन, लाइन नंबर हमारी 1 मिट गई है। ओके 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 भैया, लाइन नंबर 1 3 से होकर जाएगी ना, ये बन गया हमारा। तो यहाँ रीजन हमारा नहीं बनेगा। अब इसी प्रकार अगर हम चाहें तो हम इससे चेक करके देख लें, एट 5,0 5,0 चेक करें तो भैया है 5 × 5 प्लस 3 × 0, तो 5×25, तो क्या ये सही है, नहीं, ये असत्य है। तो यहाँ भी रीजन नहीं, तो जब रीजन यहाँ भी नहीं तो रीजन कहाँ है, मैंने पहले इस भाग को छायांकित कर दिया जाता है, तो ये छायांकित, तो इसका कोणीय बिंदु एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 3,0, ये एक ए है जो कि रेखा 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु है, एक ये है। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है बेटा, थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, ये समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, ये सारा काम, तो मैं पॉइंट निकालता हूँ, इसको मैं मिटा दूं, ये जरूरी है बेटा करना ये भी, क्योंकि इसी से तो रीजन आइडेंटिफाई किया है। हाँ, तो अब समझिए बेटा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जरा ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना, अब मैं ये कोणीय बिंदु निकाल लेता हूँ, तो ये समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो कैसे समीकरण 1 और 2 को, भैया हमें एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करनी होगी ना, तो यहाँ 3y है, यहाँ 5y है, यहाँ 5x, यहाँ 2x है, एक को एलिमिनेट करना है तो एक काम कर लो, y को ही कर दें। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दो, माइनस समीकरण 2 में किससे कर दो, 3 से कर दो, तो 25x प्लस 5×15y, 15×5 = 75। अब यहाँ 3 से करोगे 3 दूनी 6, अब यहाँ भी 5×15 बराबर क्या आएगा हमारा, 30 हो जाएगा। अब मैं इसको घटा दूं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 25 में से 6 जाएंगे तो 19 बचेगा, 75 में से 30 जाएगा बेटा, 5 और 4 इतना, तो x बराबर हमारा 45/19 आ गया। अब x का मान मैं किसी भी समीकरण में रख दूं, समीकरण 1 से रख दो भैया, समीकरण 1 से, तो 5×45/19 प्लस 3y बराबर 15। तो मैं अगर देखूं तो यहाँ से 3y बराबर 15 माइनस
पचम 25, 5 को 20 और 2 22 और बटे 19। 19 और 15 गुणा 15 ने में 135 के 5 हासिल लगा 13। 15 एकन 15 और 13 कितना होगा 18 28। तो 285। अच्छा नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक। 15 15 15 13 28 ठीक। माइनस 225 बटे में 19। तो बेटा 3y बराबर क्या मिला हमें? 285 में से 25 जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6 और 2 में से 2 चला ही गया 19। तो यहाँ से काट दो 20। तो यानी y बराबर 20 बटे 19। इसका मतलब बेटा हमें कॉर्नी जो कोनी बिंदु है वो हमको मिल चुका है। कितना मिला? 20 बटे 19। ये हमें x कितना है? 45 बटे 19 और बेटा 20 बटे 19। ग्राफ पेपर मिलता है बोर्ड एग्जाम में, अगर मिले ना तो मांग के देख लेना, दे देते हैं, अगर ना दें तो फिर कॉपी पर ऐसे बना देना, छोड़ना नहीं है, चित्र बनाना है कुल मिला के। तो इस तरीके से अब हमारे कोनी बिंदु में कंफर्म हो गए। अब हम इनमें देख लेते हैं अधिकतम जड़ कहाँ पर आता है। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ बेटा। मैं अब हमें जड़ ही निकालना है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। मुख्य मुझे कोनी बिंदु से है मतलब ये है। अब मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, आप समझिए जरा ध्यान से, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं इस तरीके से एक तरफ लिखा जाएगा बेटा क्या, एक तरफ लिखा जाता है कोणीय बिंदु, एक तरफ लिखा जाता है z बराबर कौन सा है बेटा 8x प्लस 5y के संगत मान। तो बेटा एक तो 0 0 है तो z 0 ही 0 आएगा भाई। 8 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 0 ही आएगा। दूसरा है 3 0 तो z बराबर 8 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0, 8 3 24 आएगा। तीसरा है बेटा, पहले इजी वाले लेते 0 2 तो z बराबर हमारा कौन सा है 8 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 बराबर 5 दूनी 10। और लास्ट बेटा है 45 बटे 19 और 20 बटे 19। तो z बराबर 8 इंटू 45 बटे 19 प्लस 5 इंटू 20 बटे 19। अब यहीं देख लेते हैं भैया, देखो हर तो समान ही है तो हमसे जुड़ने हैं तो जोड़ लो। 8 पंचे 40, 8 चक्कू 32 और 4 36 हो गया 360 और 5 दूनी 10 100 हो गया। तो ये आएगा 460 बटे में 9। और अगर हम देखें बेटा 460 बटे 9 है, 9 पना 45 तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ये कितना आएगा भाई 9 पना 45, देखो काट लो चाहे, 9 पना 45 नहीं है 50 समथिंग है। 9 पना 45 एक बचा, 9 का 9, फिर 9 का 9 यानी 51.1 तो यही तो अधिकतम है भाई, इससे तो अधिकतम नहीं है ना, अधिकतम 24 से जा रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः बिंदु कौन सा बेटा, बिंदु 45 बटे 19 और 20 बटे 19 पर जेड मैक्स क्या है 460 बटे में। इस तरीके से भैया क्वेश्चन लगता है। तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये बात समझ लीजिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा बेटा ये 19, सॉरी ये 19 है बेटा, कुछ गलत कर गए तो क्या कुछ मान तो नहीं बदल जाए? 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 57 हो जाए। 1 मिनट बेटा, हाँ 19 है ना, तो 1 मिनट मान छोटा बड़ा चेंज ना हो जाए तो भैया 460 बटे में 19, तो 19 से जब भाग करेंगे 19 दूना 38 और 6 और 2 8, 19 पना 6 2 8 80 होगा। 19 3 57,
19 चौक 76, यानी 24 पॉइंट समथिंग आएगा। कुल मिला के लार्ज यही रहेगा, कुल मिला के बड़ा हमारा यही रहेगा। तो ये हमारा क्या बन गया आंसर। इस तरह से बेटा ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूं इसका लास्ट जो क्वेश्चन है मैं उसको कराने जा रहा हूं। हाँ, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो देखिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा दिया है? लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रायिकता से है। और देखो भाई, प्रायिकता से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यह है 5वां है। कह रहे बच्चों के 3 समूह में से 3 लड़कियां और 1 लड़का, 2 लड़कियां और 2 लड़के, 1 लड़की और 3 लड़के, प्रत्येक समूह से दृश्य एक बच्चा चुना जाता है। तीनों चुने गए बच्चों में 1 लड़की एवं 2 लड़के होने की प्रायिकता क्या होगी? एक लड़की भाई 3 समूह है, देखो मैं थोड़ा समूह को अलग से आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। बेटा समूह 1 है, चलिए क्या है बेटा, इस समूह में 3 गर्ल्स हो गई, 1 बॉय हो गया। दूसरा समूह हमारा क्या है, 2 गर्ल्स हो गई और 2 बॉय हो गए। तीसरा समूह क्या है, 1 गर्ल हो गई और 3 बॉय हो गए। ये 3 समूह है। अब कह रहे हैं प्रत्येक समूह से यदृच्छे एक बच्चा चुना जाना, हर समूह से, इससे भी एक, इससे भी एक, इससे भी एक। तीनों चुने गए बच्चों में 1 लड़की 2 लड़के होने की प्रायिकता, 1 लड़की हो 2 लड़के हो। ये घटना कितने प्रकार से होगी? तो प्रत्येक समूह देखो बेटा, प्रत्येक समूह में से एक बच्चा चुनना जिसमें जिसमें एक एक लड़की और 2 लड़के, इसमें 1 लड़की और 2 लड़के, जिसमें 1 लड़की और 2 लड़के निम्न प्रकार चुने जा सकते हैं। जैसे देखो, पहला समूह बन, मान लो पहले समूह से देखो 1 लड़की 2 पहले समूह से 1 लड़की चुन लूँ। क्या चुन लूँ बेटा? पहले समूह से, पहले समूह से 1 लड़की और दूसरे और तीसरे समूह से 1 लड़का चुनने के प्रकार क्या हो गया भैया? पहले समूह से 1 लड़की चुननी है तो लड़की में से लड़की चुननी है ना, 3 प्रकार से चुन सकते। चलो हम क्रमचय वाले कॉन्सेप्ट में लिख देता हूँ, 3C1। दूसरे से 1 लड़का चुनना है तो 2C1। तीसरे से भी 1 लड़का चुनना है तो 3C1। ये वो एक प्रकार हो गया। दूसरा में पहले समूह से क्या कर लें, 1 लड़का ले लूं, ठीक, पहले समूह से 1 लड़का और दूसरे से 1 गर्ल ले लूं और तीसरे से 1 बॉय ले लूं। अब पहले से 1 लड़का ले रहा हूं तो एक ही लड़का है तो 1C1, एक यानी एक ही होगा। दूसरे से लड़की ले रहे हैं तो 2C1 ही रहेगा, तीसरे से ले रहे हैं तो 3C1 ही रहेगा। अब मैं तीसरा क्या कर लूँ, यहाँ भी 1 बॉय, यहाँ भी 1 बॉय, यहाँ बॉय है, यहाँ 1 गर्ल ले लो। तो भैया यहाँ बॉय 1 लेना है तो वो तो 1C1 एक ही रहेगा। यहाँ 2C1, अब वो तो सेम ही रहेगा ना, 2C1। यहाँ 1 लड़की चुननी है तो 1C1 एक ही रहेगा। अब मैं अगर इसको चाहूँ तो 3 और ये 2 और ये भी 3, 3 3 9 2 18 हो जाएगा।
यहाँ देखें तो ये 1 और ये 2 और 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ देखें तो 1 2 1 तो 2 हो जाएगा। तो कुल प्रकार हमारे कितने बन जाएंगे? कुल बन जाएंगे 18, ये 6 18 26 बन जाएंगे। यानी तो कुल प्रकार कितने हैं? कुल प्रकार 18 + 6 + 2 26। ठीक, ये कुल अनुकूल प्रकार है। ये कुल क्या है? हाँ, अनुकूल प्रकार। अनुकूल प्रकार। और कुल प्रकार हमारे कुल कितने हैं? कुल है 3 और 1 4। भाई हमें क्या करना है? कुल प्रकार कितने हैं? इनमें से हमें टोटल कितने हैं? टोटल में से हमें चुनना है ना 3। तो 3 1 4 4 8 और 8 4 12 12 C3। तो यहाँ से आएगा 12 × 11 × 10 3 × 2 × 1। तो 3 दूनी 6, ये 6 दूनी 12। अब यहाँ से क्या आएगा हमारा? यहाँ से आ जाएगा 110। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? 3 ही तो चुनने हैं ना। तो कुल में से 3 1 4 4 4 ही 4 तो है। 4 4 8 4 12 12 में से 3 चुनने हैं तो चुन लो। 12 में से 3 तो यहाँ एक बॉय चुना 3C1, एक गर्ल 3C1 2C1 और 3C1। यहाँ बॉय चुना 1C1 2C1। यहाँ एक बॉय चुना 3C1, तो 3 दूनी 6 ही हो गया। और यहाँ 1, यहाँ 2C1, यहाँ गर्ल चुनी 1C1, तो 2 हो गया। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा? 12 11 10 3 फैक्टोरियल 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12। तो कितना आएगा? 110 और 110 और एक 220 आएगा। कुछ गलत आ रहा बेटा? 6 का हड़ा क्या क्या भाई? 3 ही तो चुनने हैं ना। प्रत्येक समूह से 3 बच्चे जिसमें ऐसे एक लड़की 2 लड़के होने की प्रायिकता, एक लड़की 2 लड़के होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो अभीष्ट का प्रायिकता क्या होगी? अभीष्ट प्रायिकता जो हमारी है वो बनेगी 26/220। काट दो, ये हो जाएगी क्या नाम 13 बटे में। इस तरीके से ये क्वेश्चन होना है। चलो ठीक है, वीडियो बड़ा लंबा हो गया है। चलिए फिर, तो अगर कोई डाउट रह जाए इस क्वेश्चन में तो बताना, फिर बाद में भी समझा देंगे और क्या। ओके, दोबारा अलग से बना देंगे इसको। चलिए, लंबा बहुत हो गया आज वीडियो। चलिए फिर, ओके। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, धन्यवाद।